नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय स्नातक डिग्री कार्यक्रम वैकल्पिक पाठ्यक्रम ग्राम विकास BRDE 101 भारत में ग्राम विकास खंड -5 ग्राम विकास में स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठन इकाई एक स्वैच्छिक प्रयास एवं गैर सरकारी संगठन 1.0 उद्देश्य एवं लक्ष्य। ग्रामीण समस्याओं की प्रकृति बहुआयामी है एवं ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दे एवं घटक जटिल प्रकृति के हैं। अतः बहुअभिकरण उपागम इसके हल के लिए एवं ग्रामीण विकास से जुड़े उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। इस प्रसंग में स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस इकाई का उद्देश्य ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों से पाठकों को परिचित कराना है। यह ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में उनके योगदानों को चिह्नित करेगा। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्नलिखित की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। स्वैच्छिक संगठनों का अर्थ एवं महत्व। स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठन के मध्य अंतर। ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका। 1.1 प्रस्तावना। अब लगभग यथार्थ ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकासीय लक्ष्य की जिम्मेदारी सरकार अकेले नहीं वहन कर सकती है। ग्रामीण विकास के लिए यह संगठनात्मक समर्थन एवं ढांचागत संपूरक युग्मों के आधार की मांग करता है जो विकास की प्रक्रिया में मानवीय तत्वों को क्रियाशील कर सकें। विकास नियोजन के हमारे 3 दशकों के अनुभवों ने दिखाया है कि गरीबी में क्रमिक कमी एवं अंततः समापन का लक्ष्य जैसा कि शासन द्वारा अभिकल्पित था, फलीभूत नहीं हुए हैं। अतः यह निष्कर्ष निकालना प्रसंगातीत नहीं होगा कि विकास के हमारे उपागमों में कुछ कड़ी छूटी है। वह प्रश्न जिस पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि किस सीमा तक स्वयंसेवी संगठनों का जुड़ाव इन कड़ियों का उपलब्ध करा सकता है, किस सीमा तक गरीबी एवं ग्रामीण क्षेत्र की अन्य समस्याओं को कम करने में सफल हो सकती है। साथ ही हम भली भांति परिचित है कि उनकी कुछ सीमाएं भी है। बाद में हम उन कमियों की भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसकी अवधारणा निरूपित करने का प्रयास करेंगे जिससे आप समझ जाए कि स्वैच्छिक संगठनों का ठीक अर्थ क्या है। 1.2 स्वैच्छिक संगठन। स्वेच्छा भाव ही वह आधार है जिस पर स्वैच्छिक संगठन कार्य करते हैं। अतः हम यह प्रयास करेंगे कि इसका अर्थ क्या है। उदाहरणार्थ, आप अपनी कार से गांव जाते समय एक ग्रामीण से मिलते हैं जो उसी सड़क पर चल रहा है तथा उसी गांव को जा रहा है। आप अपनी कार को रोकते हैं एवं उसे अपने साथ ले चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस मामले में बिना उसके आग्रह के आपका यह आमंत्रण स्वयं स्वैच्छिक कहलाएगी। इसी प्रकार से अनिकरण एवं संगठन, चाहे उसके कार्यकर्ता भुगतान पर हो या बिना भुगतान के उन्मुख होते हैं एवं बिना किसी बाह्य नियंत्रण के अपने सदस्यों द्वारा शासित होते हैं। निम्नलिखित विशेषताएं जो कि लगभग सभी स्वैच्छिक संगठनों के लिए सही है, स्वैच्छिक संगठनों के अर्थ की व्याख्या करने में आपको समर्थ बनाएंगे। 1. जनता की वह आवश्यकताएं एवं हित जिन्हें स्वैच्छिक संगठन पूरा करते हैं वह अन्य सभी हितों ऊपर होते हैं। 2. स्वैच्छिक संगठन जो कुछ भी सेवाएं अर्पित करते हैं उसके बदले जनता से कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। 3. स्वैच्छिक संगठनों के सदस्यों में प्रतिबद्धता, समर्पण एवं स्वार्थहीन सेवा का भाव होता। 4. स्वैच्छिक संगठन सामान्यतया गरीबों में सबसे गरीब के लिए होता है। 5. स्वेच्छावाद की तार्किकता सामाजिक चेतना पर आधारित है अर्थात जनता के मध्य जागरूकता निर्मित करना। 6. क्रियात्मक कार्यक्रमों में जनता को सक्रिय रूप से जोड़ने के लिए अवसर दिया जाता है जिसे कि दोनों स्वैच्छिक संगठन के सदस्यों एवं जनता जिनके लिए यह है के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मापदंड। योजना आयोग ने कुछ मानक बनाए हैं जो कि स्वैच्छिक संगठनों के अस्तित्व को शासित करते हैं। यह निम्नलिखित हैं। 1. इसे सोसाइटी अधिनियम 1880 के अथवा राज्यों के समकक्ष अधिनियमन के अंतर्गत पंजीकृत समिति होना अनिवार्य है। 2. इसे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारित होना चाहिए एवं कम से कम 4-5 वर्ष से वहां कार्यरत होना चाहिए।
3. उनके पास सरकार से प्राप्त निधि का प्रतिवेदन एवं लेखा विवरणी नियमित रूप से प्रस्तुत करने के लिए व्यावसायिक एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता होना चाहिए। 4. इसे अनिवार्य रूप से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी जो चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से किसी सार्वजनिक पद को धारित करता है वह स्वैच्छिक संगठन का प्रतिनिधित्व करने योग्य नहीं है। 5. यह धर्मनिरपेक्षवाद, समाजवाद एवं प्रजातंत्र के प्रति स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है एवं उसे अनिवार्य रूप से घोषणा करना होता है कि यह ग्रामीण विकास के उद्देश्य से केवल कानूनी एवं अहिंसक साधन अपनाएगा। 6. यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की जागरूकता लाने के लिए अभिकल्पित गरीबी विरोधी न्यूनतम आवश्यकता एवं सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करे एवं इनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 1.2.1 स्वैच्छिक संगठन के प्रकार। अपने उपागम एवं कार्यप्रणाली के आधार पर स्वैच्छिक संगठन व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। 1. कल्याणकारी संगठन। ये समुदाय की न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, आवास और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने भी को लक्ष्य करते हैं। कभी कभी ये संगठन धार्मिक संस्थानों एवं दीनदयाल न्यास द्वारा भी चलाए जाते हैं। 2. राहत एवं पुनर्वास। ये संगठन प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा एवं अवाल एवं मानव जनित आपदा, आग, युद्ध से बर्बादी, सांप्रदायिक दंगे से उत्पन्न समस्याओं से निपटते हैं। ये पीड़ित के पुनर्वासित होने तक कार्य करते हैं। 3. क्रियावादी संगठन। ये मूल प्रकार के संगठन इस प्रकार के संगठनों में संलग्न कार्यकर्ता सामाजिक कार्यों से विश्वास रखते हैं। इनका मुख्य कार्य जनता को सचेत करना एवं उनको अपनी समस्याओं को हल करने हेतु आवश्यक कार्य करने में सहायता करना होता है। फिर भी वर्गीकरण के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कोई मानक नहीं है क्योंकि किसी विशिष्ट वर्ग के संगठन में अन्य वर्गों की विशिष्टताएं हो सकती हैं। 1.2.2 स्वैच्छिक संगठन एवं गैर सरकारी संगठन। वो एवं ओ गैर सरकारी संगठन एवं स्वयंसेवी संगठन की अवधारणाकरण में गंभीर भ्रम होता है। इसको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि स्वैच्छिक एवं गैर सरकारी संगठन के मध्य अंतर को समझा जाए। यह देखा गया है कि कुछ लेखक स्वयंसेवी संगठन के आवरण के अंदर गैर सरकारी संगठन को सम्मिलित करते हैं, जबकि अन्य गैर सरकारी संगठन को स्वैच्छिक संगठन से भिन्न मानते हैं। यह मुख्यतः इसलिए है कि दोनों में समान तत्व स्वेच्छा सेवा याद है। ग्रामीण विकास के प्रसंग में जब हम स्वैच्छिक संगठन की बात करते हैं तो गैर सरकारी संगठन सामान्यतः सम्मिलित होते हैं, फिर अंतर होता है एवं इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वास्तव में स्वैच्छिक अभिकरण एवं सरकार के मध्य गैर सरकारी संगठन अंतरापलक हैं। हमें ऊपर संक्षेप में विचार करना चाहिए। 1. स्वैच्छिक संगठन अपने सदस्यों द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं एवं शासित होते हैं। गैर सरकारी संगठन सरकार द्वारा प्रारंभ किए जाते हैं एवं शासित होते हैं। 2. स्वैच्छिक संगठन कर्मचारियों की नियुक्ति नियंत्रणकारी परिषद द्वारा होती है। गैर सरकारी संगठन कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। 3. स्वैच्छिक संगठन कर्मचारियों को वेतन जैसे नियंत्रणकारी परिषद निर्धारित करे द्वारा भुगतान किया जाता है। गैर सरकारी संगठन कर्मचारियों को सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। 4. स्वैच्छिक संगठन निधि आपूर्ति मुख्यतः दानाभिकरणों द्वारा होती है। गैर सरकारी संगठन सरकार से निधि प्राप्त होती है। 5. स्वैच्छिक संगठन जब कभी भी आवश्यकता उत्पन्न होती है ये नई रणनीति एवं नीतियां अपना सकते हैं, परंतु ऐसा केवल नियंत्रणकारी परिषद की सहमति होने ही किया जा सकता है। गैर सरकारी संगठन नीतियों एवं रणनीतियों में परिवर्तन सरकार की नीतियों एवं रणनीतियों में परिवर्तन के विषयांतर्गत होता है। 6. स्वैच्छिक संगठन इनके पास न तो श्रम संघ होते हैं एवं न ही इनके पास राजनैतिक नंबद्धता होती है। गैर सरकारी संगठन ये सरकारी क्षेत्र के बाहर राजनैतिकीकृत एवं श्रम संघीकृत हो सकते हैं। बोध प्रश्न 1. स्वैच्छिक संगठन से आप क्या समझते हैं?
2 स्वयंसेवी संगठन का गैर सरकारी संगठन से अंतर स्पष्ट कीजिए। 1.3 स्वैच्छिक संगठन की भूमिका एवं कार्य प्रणाली। देश की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएं इतनी विस्तृत एवं बहुआयामी हैं कि सरकारी प्रशासनिक तंत्र अकेले उन्हें नहीं सुलझा सकते। निजी क्षेत्र के विकास पर जोर देने की तरफ मुड़ना एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र पर सरकार के नियंत्रण को कम करना, आत्मनिर्भर समाज की स्थापना पर क्रमिक रूप से जोर देना ही स्पष्ट संकेत है कि सरकार पर जनता की निर्भरता कम हुई है। इससे भी अधिक मानवता को जोड़कर उसे परिवेष्टित करते हुए विकास का अर्थ विस्तृत हो गया है। अब संख्यात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक जोर दिया जाने लगा है। यह बहुसंख्यकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिक्षेत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुसंख्यकों को जोड़ने को समाहित करता है। ग्रामीण विकास के प्रसंग में इसका अर्थ जरूरतमंद लोगों को दिए जाने वाले लाभों के पुंज मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता अपने प्रारब्ध के ऊपर अधिक वर्चस्व हासिल करती है। यह आर्थिक जीवन में केवल उन परिवर्तनों को सम्मिलित करता है जो उस पर थोपे नहीं जाते हैं वरन भीतर से पहल किए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। उपरोक्त तत्वों के आलोक में हम बिना किसी विवाद के निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठन परिवर्तन एवं विकास के लिए सही प्रकार का वातावरण निर्मित करने के लिए समुचित अभिकरण है। कुछ यहाँ तक भी कह सकते हैं कि अपनी कुछ निश्चित विशेषताओं के कारण स्वैच्छिक संगठन सरकार से भी आगे हैं। यह प्रयास किया जाएगा कि आप उनकी विशेषताओं से परिचित हों। छोटे होने एवं नौकरशाही तथा संस्थानात्मक बाध्यताओं से मुक्त होने के कारण स्वयं स्वैच्छिक अधिक सीमा तक लचीले होते हैं। स्थानीय होने के कारण वे स्थानीय वातावरण से परिचित होते हैं एवं उसके प्रति जवाबदेह होते हैं। वे ग्रामीण परिस्थितियों को परिवर्तित करने के लिए उनकी कार्यशैली को अपना सकते हैं। वे सामान्यतया स्थानीय क्षेत्र से लोगों की भर्ती करते हैं जो कि स्थानीय परिस्थितियों एवं समस्याओं से परिचित होते हैं। स्वैच्छिक अभिकरण पूरी न की गई आवश्यकताओं या नई आवश्यकताओं को दृढ़ते हैं तथा अपने तरीके से उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें जनमत तैयार करने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। यदि जरूरत पड़े तो वे राज्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। वे 3 तरीके से प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। 1. विकासीय उपागम के प्रति ग्रामीण जनसंख्या को उत्प्रेरित कर। 2. प्रारूप, मॉडल निर्मित कर नए कार्यक्रमों का परीक्षण कर एवं नवाचारक के रूप में कार्य करके। एवं 3. स्थानीय आवश्यकताओं एवं आशाओं के प्रति उन्हें चिह्नित कर क्षेत्र के लोगों को प्रतिनिधित्व देकर। 3 कारणों से स्वैच्छिक संगठन सरकारी अभिकरणों से क्षमता की दृष्टि से श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके कार्यकर्ता सरकारी कर्मियों की तुलना में गरीबों की पीड़ा को कम करने के लक्ष्य के प्रति अधिक निष्ठा के साथ समर्पित होते हैं। वे सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा गरीब ग्रामीणों के साथ बेहतर तालमेल रख सकते। यूं कि वे कठोर नौकरशाही नियमों से बंधे नहीं होते हैं। वे उनकी गतिविधियों को शीघ्रता से पढ़ सकते हैं। अपने अनुभवों से जैसा वे सीखते जाते हैं वैसा वे अपनाते जाते हैं। आप परिचित होंगे या निश्चित क्षेत्रों जैसे बिना अतिरिक्त जोर के निम्नलिखित आवश्यकताओं में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का स्मरण कर सकते हैं। भूमिहीन श्रमिकों के समुचित मजदूरी की व्यवस्था करना। हरिजन परिवारों एवं सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के सभी प्रकार के शोषण एवं अपमान को रोकने के लिए संघर्ष करना। बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास करना। दहेज विरोधी आंदोलन को धार देना एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना। पूर्वोक्ति विश्लेषण में आपने मुख्यतः संरचनात्मक लाभ पर आधारित स्वैच्छिक संगठन के सामर्थ्यपरक भूमिका को देखा है। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण वास्तव में विकास की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता को जोड़ने में स्वैच्छिक संगठनों ने अतुलनीय कार्य किया है। स्वैच्छिक संगठन का अन्य ठोस एवं अनोखा कार्य विस्तारात्मक पद्धति एवं प्रशिक्षण है जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। 1.3.1 विस्तार पद्धति एवं प्रशिक्षण। अनेक स्वयंसेवी संगठनों के बीच ग्रामीण विकास के प्रयोगों के लिए विस्तार पद्धति एक महत्वपूर्ण फलक रहा है। यह ग्रामीण जनसंख्या के उपयोगार्थ विज्ञान एवं तकनीक के परिणामों का विसरण को सहज करने को लक्षित होते हैं।
इनकी विलक्षणता लक्षित समूहों के द्वार पर या उनके जैविक वातावरण में वैज्ञानिक परिणामों के लाभों के प्रदर्शन में निहित होती है। यह पद्धति कृषि, स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण उद्योग एवं गृह प्रबंधन में चिह्नित की गई है। फसल विविधीकरण, पशुपालन, सिंचाई का उपयोग एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के उपयोग आदि के संदर्भ में छोटे एवं मध्यम किसानों के कृषि संबंधी व्यवहारों में ठोस परिवर्तनों में देखा गया है। प्रशिक्षण भी स्वैच्छिक संगठन का एक आवश्यक कार्य है। स्वैच्छिक संगठनों ने ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंगत इनपुट के रूप में उपयोग किया है, चाहे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में संलग्न कार्यकर्ता का विकास हो अथवा स्वरोजगार के लिए ग्राहक समूहों के ज्ञान एवं तकनीकी कौशल के विस्तार के लिए हो। सामुदायिक विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रारंभिक चरणों के दौरान सरकार की विकास कार्य प्रणालियों की कुछ श्रेणियां स्वैच्छिक संगठन जैसे गांधी ग्राम ट्रस्ट एवं कस्तूरबा ट्रस्ट के यहाँ प्रशिक्षित हुए थे। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ग्राम स्तर पर पंचायती राज कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण स्वैच्छिक संगठनों के जिम्मे सौंप दिया गया है। कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने ट्राइसेम योजना को स्वीकार किया तथा उत्तम परिणाम दिया। अब सरकार ने प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका के लिए उपबंध 1.4 लोक कार्यक्रम एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट ग्रामीण बहुसंख्यकों के लाभ के लिए समुचित ग्रामीण तकनीकों के प्रचार के लिए एवं स्वैच्छिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के शासनादेश के साथ काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी कपाट एवं पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया पद नाम के दो संगठनों का विलय करते हुए एक नोडल अभिकरण के रूप में सितंबर 1906 में एक प्रमुख संगठन के रूप में लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। तब से यह सरकारी प्रयासों को सम्मिलित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में जनता को जोड़कर अपना योगदान दे रही है। पड़ी का जन्म 1980 में फाओ द्वारा शुरू किए गए फ्रीडम फ्रॉम हंगर भूख से मुक्ति अभियान से हुआ था। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 1973 में यह पंजीकृत हुआ था। पड़ीद मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन कार्यक्रमों के लिए निधि उपलब्ध कराता था, विदेशी अभिकरणों से निधि प्राप्त करता था। रोजगार, उत्पादन एवं आय वृद्धि के लिए तथा कृषि लागतों के वितरण के लिए संगठनात्मक सेवाएं हेतु एकीकृत सेवाएं उपलब्ध कराकर छोटे एवं मध्यम किसानों, भूमिहीन श्रमिकों एवं ग्रामीण कारीगरों की भी सहायता करता था। काट संगठन जिसका विलय पड़ीद से करके कापाट बना था, ने ग्रामीण क्षेत्रों के उपयोगार्थ समुचित तकनीक विकास को बढ़ावा दिया एवं अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्रों में सक्रिय अनेक संगठनों को सुविधाएं दी। इसने मशीनों, उपकरणों एवं यंत्रों के निर्माताओं के लिए ग्रामीण तकनीक एवं ज्ञान के प्रसार में भी योगदान दिया। उद्देश्य काट एवं पद के दोनों के क्रियाकलापों को कापाट के अध्यायों में सम्मिलित किया गया है। कापाट के उद्देश्य निम्नानुसार हैं। नई तकनीकी आगतों के प्रवेश पर जोर देते हुए ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्वयंसेवी प्रयासों की सहायता करना, बढ़ावा देना एवं उनका उत्साहवर्धन करना। ग्रामीण विकास के लिए सार्थक तकनीकों के विसरण एवं उद्भव हेतु सभी प्रयासों के समन्वय के लिए राष्ट्रीय नोडल केंद्र के रूप कार्य करना। विभिन्न अभिकरणों विशेष रूप से स्वयंसेवी संगठनों विकास एवं अनुसंधान प्रयासों को चिह्नित कर एवं निधि प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्र के लिए समुचित तकनीक के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी समितियों, स्वयंसेवी संगठन एवं सामान्य जनता के लिए उचित तकनीक के हस्तांतरण के लिए नलिका के रूप में कार्य करना। उपकरण, उपस्कर एवं यंत्रों के निर्माताओं को ग्रामीण तकनीक के ज्ञान को विस्तृत करना जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। संपूर्ण विकास, रोजगार अवसरों के सृजन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं संगठित करने को लक्ष्य करती हुई योजनाओं एवं परियोजनाओं को बढ़ावा देना, अनुरक्षित करना एवं समन्वय बनाना।
प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशेष रूप से स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अथवा प्रायोजित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में उन्नत तकनीक सहभागियों तक पहुंच सकें। ग्रामीण विकास एवं तकनीक के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन एवं सरकारी अभिकरणों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित करना या प्रायोजित करना। समाज के उद्देश्यों के बढ़ावा देने के लिए पत्र, पाक्षिक एवं किताबें तैयार करना, मुद्रित करना एवं प्रकाशित करना। गतिविधियां। कापार्ट को योजनाओं को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये निम्नलिखित हैं। 1. ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक क्रियाओं को बढ़ावा देना। स्वयंसेवी संगठन को गरीबी निवारण के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रेरित करना, जिसके लिए कापार्ट से सहायता उपलब्ध है, एक महत्वपूर्ण विषय है। इस योजना के अंतर्गत आय सृजन की गतिविधियां जैसे संरचना, डेयरी विकास, ग्रामीण उद्योग, लघु सिंचाई, चारा उत्पादन एवं सामाजिक गतिविधियां जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, साख प्रबंधन एवं सूखा आदि की सहायता की जाती है। 2. हितग्राहियों का संगठन। जागरूकता शिविर आयोजित करने एवं ग्रामीण गरीब हितग्राहियों के लिए गरीबी निवारण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को यह योजना सहायता पहुंचाती है। इस योजना के 3 घटक हैं। अ. सामाजिक सचेतकों का प्रशिक्षण। ब. जागरूकता शिविर का आयोजन। स. ग्रामीण आयोजकों का चयन। 3. ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं का विकास। डाकरा के अंतर्गत दुग्ध उद्योग, सिलाई, कटाई, खाद्य प्रसंस्करण एवं बुनाई जैसी अनेक गतिविधियां अपनाई जाती है। 4. भूमिहीन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रिलेग। इस योजना के अंतर्गत गृह निर्माण, जल संवर्धन संरचनाएं, टैंक रिसाव वाले तालाब, सड़क, सामाजिक वानिकी मृदा एवं जल संरक्षण से संबंधित परियोजनाएं आती हैं। 5. द्रुतगामी ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम अरास्प के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठन को परियोजना अपनाने के लिए कापार्ट प्रोत्साहित करता है। यह पेयजल तकनीक मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने वाली परियोजनाओं को सहायता देता है। 6. केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम CRSP के अंतर्गत ग्रामों में सफाई से संबंधित कार्यों को करने वाली परियोजनाओं की संस्तुति की जाती है। कापार्ट के अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम है। 1. वाटरशेड प्रबंधन। 2. अंतर्राष्ट्रीय निधि को देखना। 3. आपदा शमन में पहल करना। 4. विकास संभाग की मार्केटिंग। 5. नई जन भागीदारी योजनाएं। 6. जागरूकता सृजन कार्यक्रम। 1.5 जन सहभागिता। सहभागिता से तात्पर्य जनता की प्रत्यक्ष संलिप्तता से है, न कि प्रतिनिधित्व के माध्यम से अप्रत्यक्ष संलिप्तता। सहभागिता की अनिवार्यतः निम्न के संदर्भ में सहभागिता से समझा जाना चाहिए। 1. निर्णय लेना। 2. विकास कार्यक्रमों को लागू करना। 3. कार्यक्रमों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना। 4. विकास के लाभों में हिस्सेदारी करना। 1.5.1 जनता की सहभागिता का निर्धारण करने वाले घटक। अब हम कुछ कारकों को देखेंगे जो कि जनता की सहभागिता को सुविधाजनक बनाते हैं। 1. जिस सीमा तक कार्यक्रम अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। एक कार्यक्रम केवल तभी सफल हो सकता है जब वह जनता द्वारा आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति एवं मूल्यांकन पर आधारित हो। उदाहरण के लिए एक स्वयंसेवी संगठन के सस्ते पोषक भोजन की उपलब्धता को लोकप्रिय बनाने का कार्यक्रम को सीमित सफलता मिलने की संभावना रहती है यदि इसे लोगों के द्वारा एक आवश्यकता के रूप में न देखा जाए। 2. प्रेरणा एवं नेतृत्व। सामुदायिक कार्यकर्ताओं में कार्यक्रम में भागीदारी के इच्छुक लोगों को उत्साहित एवं प्रेरित करने एवं जो लाभ जो ये प्राप्त करेंगे उसके प्रति आश्वस्त करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के लिए प्रोत्साहन जन सहभागिता बढ़ाने में लंबा कदम हो सकता है। 3. संचार। सामुदायिक कार्यकर्ता को जनता के साथ उस माध्यम से संवाद करना चाहिए जिसे वे समझ सकें। यह संभव है कि विभिन्न कार्यक्रम एवं लक्षित समूह भिन्न भिन्न प्रकार के संचार की आवश्यकता महसूस करें। 1.5.2 जन सहभागिता को प्रभावित करने वाले घटक।
उपरोक्त विश्लेषण में हमने जन सहभागिता के अर्थ एवं प्रक्रिया को देखा। यहाँ हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जन सहभागिता को प्रभावित करने वाले कारकों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। इस संदर्भ में 1984 में नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट दिल्ली में असंगठित ग्रामीणम पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार ने उन कारकों को चिह्नित किया है जो जन सहभागिता में अवरोध कर रहे हैं। ये निम्नलिखित है। एक, संपत्तिधारी वर्ग की दबावकारी शक्तियां जिनका उद्देश्य गरीबी दूर करने की अपेक्षा इसको सुनिश्चित करना होता है कि बहुसंख्यकों की आय को कम रखा जाए एवं उनको सामाजिक सेवाएं बाधित की जाए। अंग 2, गरीबों की अमीरों पर आर्थिक निर्भरता एवं भारतीय समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीब की विजातीयता हेटेरोजेनिटी के मध्य जटिल संबंध होना। 3, स्थानीय कानूनों एवं व्यवस्था तंत्र का यथास्थिति बनाए रखने का अंतःनिर्मित पूर्वाग्रह। 4, समर्थनकारी नियमन का अभाव एवं गरीबों के पक्ष में बनाए गए वर्तमान सामाजिक नियमनों का क्रियान्वयन न होना भी है। 5, नौकरशाही के निचले सोपान के कर्मचारियों का दमनकारी एवं नकारात्मक प्रवृत्ति एवं गरीबों के विरुद्ध कानूनी एवं प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग। उपरोक्त कारकों के अतिरिक्त शासक अभिजात्य अथवा सामाजिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति गरीब व्यक्तियों के विकास की प्रक्रिया में प्रभावी रूप से योगदान देती है। यह माना गया है कि गरीबी निवारण के वर्तमान कार्यक्रमों को ग्रामीण गरीबों के समूह एवं इन वर्गों की सामूहिक क्रियाओं द्वारा संपूरित किए जाने की आवश्यकता है। जब गरीब स्वयं सचेत हो जाएंगे, अपनी शैक्षणिक योग्यता सुधार लेंगे एवं संगठित हो जाएंगे तो गरीबी निवारण की सहभागी रणनीति का उद्देश्य पूर्ण होगा। बोधप्राण 2। 1, का पाठ के उद्देश्यों का वर्णन करें। 2, जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं? 1.6 स्वैच्छिक संगठन एवं शासन। जैसा आपने देखा, सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को भूमिका की मान्यता निम्नलिखित परिक्षेत्रों पर आधारित है। जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों को सरकार अकेले क्रियाशील नहीं बना सकती। सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों की गुणवत्ता एवं क्षमता बढ़ जाती है जब कार्यक्रम के विभिन्न चरणों जैसे नियोजन, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन पर लोगों को संबद्ध किया जाता है। स्वैच्छिक संगठन बहुत अच्छी तरह से सरकार के विकास के प्रयासों को भौगोलिक विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकता एवं समुदाय की क्रियात्मकता या संदर्भ में रिक्ति को भरकर संपूरित करते हैं। स्वैच्छिक अभिकरण समुदाय की विकास की क्षमता को मजबूत करते हैं एवं विकासात्मक कार्यक्रमों को उत्तरदायित्व बढ़ाने की क्षमता जो कि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं एवं सतत होती हैं को मान्य करता है। वे मुख्य यंत्र जिनके द्वारा सरकार स्वैच्छिक क्रियाओं को आगे बढ़ाती है, यह है सरकारी नीति का अभिकथन है। जैसा कि हमने देखा, विकास के दस्तावेज नीति के विषय के रूप में स्वयंसेवी प्रयासों को समर्थन एवं बढ़ावा देने को मुख्य उद्देश्य के रूप में इंगित किया गया है। आयोगों में गैर सरकारी व्यक्तियों को संबद्ध करके विभिन्न मंत्रालयों या शासन द्वारा अध्ययन दल, कमेटी या कार्यकारी समूह आदि की स्थापना सरकार द्वारा नीति नियोजन या क्रियान्वयन के लिए की जाती है। विशेषज्ञों, सार्वजनिक हस्तियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की संबद्धता अब एक सामान्य व्यवहार है। स्वयंसेवी संगठन को अनुदान सहायता प्रदान करके उद्देश्यों के लिए चिन्हित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों के विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग बड़ी संख्या में स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। स्थानीय स्तर के नियोजन में सहभागिता के लिए समुदाय आधारित संगठनों को अनुमति प्रदान करके जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाए विभिन्न विदेशी दानदाता अभिकरणों से स्वयं स्वैच्छिक को अनुदान सहायता के लिए अनापत्ति प्रदान करके प्रशिक्षण आयोजन एवं परियोजना तथा कार्यक्रम निरूपण के द्वारा अपने ज्ञान एवं कौशल में सुधार के लिए स्वैच्छिक संगठन को सहायता करके। आप सुन रहे ऑडियो लर्निंग को। 1.7 स्वैच्छिक संगठनों की सीमाएं। हमें यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि स्वैच्छिक संगठन विकास के क्षेत्र में जिसमें कि वित्तीय एवं मानवीय संसाधन के संदर्भ में व्यापक कार्य की जरूरत है, बहुत कम कार्य कर पाते हैं। वे सीमित, प्रदर्शनकारी एवं अग्रणी आधार पर कार्य करने के लिए सुसज्जित होते हैं। भारत जैसे देश के आयाम में स्वयंसेवी अभिकरण अपने सर्वोत्तम रूप में केवल प्रेरणा एवं आरंभिक बिंदु उपलब्ध करा सकते हैं। कुछ स्पष्ट कमियां निम्नलिखित हैं। 1.
स्वैच्छिक संगठनों के विकास में क्षेत्रीय आधार पर एक रूपीय प्रतिमान का पालन नहीं किया गया है। अधिकांश संगठन पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित हैं। 2. निधि आगमन में अपर्याप्तता एवं सुनिश्चितता की कमी है। 3. स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जो कि वास्तव ग्रामीण पुनर्निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिनका मुख्यालय गांवों में है, बहुत सीमित है। ऐसे संगठन जो कि करिश्माई नेतृत्व द्वारा प्रभावित होते हैं, वे जब ऐसे नेता संगठन छोड़ देते हैं, क्षरण का संकेत प्रदर्शित करने लगते हैं। 5. स्वैच्छिक संगठनों की मुख्य कमी निधि का दुरुपयोग एवं समुचित लेखांकन है। 6. अधिकांश संगठनों की कार्यप्रणाली स्थानीय स्तर पर राष्ट्रीय जागरूकता से वंचित रहती है एवं सरकारी परिक्षेत्र में उनका प्रभावहीन होता है। 7. स्वैच्छिक संगठन को नौकरशाही एवं स्थानीय नेताओं से पर्याप्त सहायता नहीं प्राप्त होती है। 8. वे अमीर एवं शक्तिशाली लोगों के संगठित विरोध का सामना करते हैं। ऐसा केवल जय होता है जब नगरीय एवं ग्रामीण अभिजात्य महसूस करते हैं कि स्वयंसेवी संगठन उनकी शक्ति की स्थिति को वास्तविक एवं समर्थ खतरा प्रस्तुत कर रहे हैं। 9. व्यावसायिकता की कमी। इसके कारण ग्राम आधारित स्वैच्छिक अभिकरण, प्रशिक्षित विशेषज्ञों एवं कार्यकर्ताओं की अपर्याप्त उपलब्धता से जूझते रहते हैं। 1.7.1 स्वैच्छिक प्रयासों को सुदृढ़ बनाना। अब तक आप स्वयंसेवी संगठन की भूमिका, उनकी शक्ति एवं उनकी कुछ समस्याओं से परिचित हो चुके होंगे। आप कुछ तरीकों को भी जानते होंगे जो इस स्थिति में सुधार के लिए अपनाए जा सकते हैं। इस खंड में स्वयंसेवी प्रयासों को मजबूत बनाने एवं बढ़ावा देने के लिए सुझावों पर एक नज़र डालेंगे। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। नेतृत्व को गंभीरता से स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए। इस संदर्भ में उद्योगपति, व्यवसायी एवं शैक्षणिक समुदायों को अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना चाहिए। यह विशेष रूप से ग्रामीण विकास से संबंधित विकासात्मक समस्याओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। स्वयंसेवी संगठनों के साथ नौकरशाही का कार्य व्यवहार एवं मनोवृत्ति में आमूल परिवर्तन एवं रूपांतरण होना चाहिए। अनुदान सहायता कार्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों के मध्य व्यापक रूप से प्रचारित होने चाहिए एवं इन अनुदानों के लिए आवेदन हेतु सहायता करना चाहिए, क्योंकि उनमें से अनेकों के पास इस संदर्भ में कम अनुभव होता है। अनुदान सहायता का प्रवाह प्रभावित होता है यदि उनको ग्रहण करने के लिए कोई अभिकरण नहीं होता है। अतः उन राज्यों अथवा क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जहां स्वयंसेवी गीकरण अस्तित्वहीन है। अनुदान सहायता की व्यवस्था सुव्यवस्थित एवं सरलीकृत होनी चाहिए। अनुदान समय पर जारी होने चाहिए, क्योंकि विलंब सेवाएं प्रदान करने एवं कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में समस्याएं पैदा करता है। स्वैच्छिक संगठनों को अपनी संगठनात्मक संरचना एवं लेखांकन एवं हाउसकीपिंग सहित प्रशासनिक दक्षता सुधार के लिए उचित प्रयास करना चाहिए। उनको केवल समस्या निवारण एवं विकास को बढ़ावा देने में नहीं, वरन सतत विकास तथा समस्या निराकरण के लिए क्षमता निर्माण एवं जनता को संवेदित एवं प्रेरित करने में भी दक्षता विकसित करनी चाहिए। दोहराव से बचने के लिए गैर सरकारी संगठन एवं स्वैच्छिक संगठन के मध्य अधिक समन्वय होना चाहिए। समन्वय एवं सहयोग के लिए एक फोरम प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन हेतु समन्वय परिषद उपयोगी होगी। यह सरकार के साथ संयुक्त रूप से मुद्दे स्वीकार कर सकती हैं। स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनिवार्यतः स्पष्ट प्रशिक्षण नीति का क्रियान्वयन होना चाहिए। एक वृत्तिक उपागम सदैव ही बेहतर परिणाम प्राप्त करने योग्य होता है। स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रम अनिवार्यतः अभिलिखित होने चाहिए एवं व्यापक रूप से प्रसारित होने चाहिए, जिससे समाज अपने प्रयासों का मूल्यांकन करने में बेहतर स्थिति में हो। यह अन्य के लिए संसाधन तत्व के रूप में भी कार्य करेगा। 1.8 सारांश। स्वैच्छिक प्रयासों की विकास में प्रभावी भूमिका है, क्योंकि यह दर्शाता है कि एक समाज अपनी समस्या को हल करने के प्रयास में कितना स्पंदित है। इस इकाई में हमने स्वैच्छिक प्रयासों का अवधारणा, अर्थ एवं इसके मुख्य लक्षणों की विवेचना की। हमने देखा कि किस प्रकार स्वैच्छिक संगठन गैर सरकारी संगठन से न केवल अपने जन्म एवं प्रायोजिकता के संदर्भ में भिन्न है, बल्कि अपनी निधि स्वायत्तता एवं कार्यशैली में भी भिन्न है।
हमने स्वैच्छिक प्रयासों एवं लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए समुचित तकनीक के हस्तांतरण एवं विकास को सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित गैर सरकारी संगठन कपाट का संक्षिप्त वर्णन किया। हमने प्रतिबद्धता, समर्पण, लचीलापन, स्थानीय आवश्यकताओं का उत्तर देने की एवं समुदाय के साथ घनिष्ठ अंतर्क्रिया की योग्यता जैसे स्वैच्छिक प्रयासों को शक्ति के प्रमुख स्रोत के रूप में चिन्हित किया है। हमने स्वैच्छिक संगठनों की कमियों एवं समस्याओं पर भी जोर दिया है। हमने देखा कि सरकार स्वैच्छिक संगठनों की संपूरक भूमिका को मान्यता देती है एवं प्राथमिकता वाले विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करती है। हमने उन चरणों को इंगित किया है जो स्वैच्छिक प्रयासों को मजबूत करने के लिए अपनाए जाने जरूरी है। 1.9 प्रमुख शब्द। क्रियावादी, व्यक्तियों का समूह जो विश्वास करता है कि शोषित बहुसंख्यकों को उनके शोषकों के विरुद्ध कार्यवाही करने योग्य बनाकर ही सामाजिक समस्याएं हल की जा सकती हैं। सामाजिक नियमन, वे कानून जो कि सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज, अस्पृश्यता को समाप्त करने एवं विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे विवाह, दत्तक आदि को निर्देशित करने के लिए बनाए जाते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।